अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राष्ट्रीय टीम घोषित कर दी है और राष्ट्रीय टीम के साथ साथ उत्तर प्रदेश के प्रभारी के तौर पे विनोद तावड़े का भी नाम का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी की जो राष्ट्रीय टीम बनी है उसमें उत्तर प्रदेश के हिस्से में क्या आया, भारतीय जनता पार्टी ने 2024 से क्या सीखा और क्या वो इसको पिछली बार की गलती को ठीक करते हुए इस बार क्या जो टीम आई है वो सही डिलीवरी कर पाएगी। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राष्ट्रीय टीम घोषित कर दी। नितिन नवीन ने लंबे इंतजार के बाद अपनी टीम का ऐलान किया। इस बार उत्तर प्रदेश से 8 नाम शामिल किए गए, उपाध्यक्ष से लेकर मंत्री पद तक। कुछ बड़े नाम बाहर भी हुए, राधा मोहन दास अग्रवाल, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, विनोद सोनकर, ये सब बाहर कर दिए गए। नई टीम बनाई गई, उसमें उत्तर प्रदेश के 8 चेहरे हैं, जिसमें प्रमुख नाम स्मृति ईरानी का है। उनको राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया। तारिक मंसूर पहले से उपाध्यक्ष थे, आगे भी कंटिन्यू कर रहे हैं। अमरपाल मौर्य का नाम महत्वपूर्ण है। अमरपाल मौर्य भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं। ऊंचा हार से मनोज पांडे के खिलाफ चुनाव लड़े थे, हार गए थे, फिर राज्यसभा चले गए। अब पार्टी ने उनको ओबीसी मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर कमान दी है ओबीसी को संभालने के लिए। अमरनाथ मौर्य। दूसरा नाम संगीता यादव मौर्य का है। चौरी चौरा से वो विधायक हुआ करती थी, पार्टी ने इस बार निषाद पार्टी को दे दी, फिर वो राज्यसभा चली गई, अब राष्ट्रीय मंत्री बन गई। तो बीजेपी ने जो इस बार कॉम्बिनेशन तैयार किया है उसमें एक नाम हरीश द्विवेदी का है। हरीश द्विवेदी को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया, उनका कद बढ़ाया गया। गोरखपुर जोन से एक महामंत्री पद लिया गया अग्रवाल जी का, तो द्विवेदी जी को दिया गया। अब यही राष्ट्रीय टीम है और 24 घंटे भी नहीं बीते कि विनोद तावड़े का नाम प्रभारी के तौर पर घोषित हुआ। यह है बीजेपी की टीम। अब इसी टीम के साथ 27 का चुनाव होने जा रहा है। अब 2-3 प्रश्न मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं, उनका आज उनकी हम समीक्षा भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने क्या जातिगत इक्वेशन देखा, या फिर यह देखा कि इन जिन नेताओं को उन्होंने संगठन में बड़े पद दिए इनका कोई जनाधार भी है? क्या ये अपनी जातियों का वोट बीजेपी के साथ जोड़ पाएंगे? क्या ये कास्ट इक्वेशन में बीजेपी के लिए मुफीद होंगे? और मैं बार बार कहता हूं कि जो पिछले एविडेंस हमारे पास मौजूद हैं इलेक्शन के, वो बड़े इलेक्शन के, वो है पार्लियामेंट का इलेक्शन, उसमें जो जातियां बीजेपी की कट्टर वोटर थी वो कैसे मूव करके अपोजिशन की तरफ गई। क्या ये जो नई टीम आई है उसे रोक पाएगी? खास तौर पर मैं नान यादव ओबीसी कैटेगरी की बात कर रहा हूं। क्या ये रुकेंगे? और यही रोकना भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती। क्या उन चुनौती का सामना करने के लिए ये टीम तैयार है और क्या ऐसा कर पाएंगे? और मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि जिनको चयन किया गया है उनके जनाधार भी देखे जाने चाहिए कि क्या वो अपनी कम्युनिटी के वोट को मोबिलाइज कर पाने की स्थिति में है या सिर्फ एक जाति लगी हुई है इस कारण इक्वेशन में फिट है। लेकिन बीजेपी की इस लिस्ट में पीडीए का दबाव स्पष्ट है और वो बीजेपी की सूची में, बीजेपी के कार्यक्रमों में और अभियानों में सर्वथा दिखाई भी देती है। तो अब सबसे बड़ी चुनौती का सामना करने का वक्त आ रहा है 2027। अब कुछ आंकड़े हैं जिन पर बात होनी चाहिए, चर्चा एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए। 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी 37 पार्लियामेंट्री सीट जीत कर आई, कांग्रेस 6। समाजवादी पार्टी इन पार्लियामेंट्री सीट्स में 183 असेंबली सेगमेंट जीत के आई, जहां उसको 40% से 50% तक वोट शेयर थे। यानी एक गंभीर चुनौती है। कांग्रेस का मैं इसमें सीट नहीं जोड़ रहा हूं, अकेले समाजवादी पार्टी का, और 36.5% का वोट शेयर। अब आ जाइए भारतीय जनता पार्टी, ज्यादा पीछे नहीं थी लेकिन अपने वास्तविक टैली से बहुत पीछे। 255 से सीधे कहां आए, 173 सीटों पर बीजेपी नंबर 1 पोजीशन में थी पार्लियामेंट के चुनाव के असेंबली सेगमेंट में।
यानी अंतर है। अगर उसके सारे सहयोगियों को भी मिला दें तो 180 और सपा के सहयोगियों को मिला दें तो 215, तो यानी अंतर बड़ा है। इस अंतर को ये जो टीम आई है कैसे पाटेगी, मैं तो यही जानना चाहता हूं। क्योंकि लोकसभा में हवा के तौर पर यह कह देना कि पीडीए हवा में था या आरक्षण संविधान चला, यह खारिज इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि 40 से 50% का वोट शेयर असेंबली सेगमेंट में पार्लियामेंट के चुनाव में गठबंधन का आया था। बीजेपी की जो सबसे बड़ी चिंता है वो चिंता उसकी 3 प्रमुख जातियां थी जो उसकी वोटर थी, जो इस पिछले चुनाव में उससे दूर हुई। पहला कुर्मी, जिसकी भरपाई पंकज चौधरी के रूप में हुई है। कुर्मी समाज भारतीय जनता पार्टी का बड़ा मजबूत स्ट्रांग वोट बेस था, लेकिन पिछले चुनाव में एक खिसका और आज समाजवादी पार्टी के रिकॉर्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुर्मी है। दूसरा पासी कम्युनिटी, बीजेपी का कट्टर वोटर था और वो वोट भी मोबिलाइज हुआ। और तीसरा कुशवाहा, अब पार्टी को लगता है कि अमरपाल मौर्य ले आएंगे, लेकिन उनसे भी बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश में तो केशव मौर्य। तो जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा है, चुनौतियां भी बहुत हैं। तो अब क्या होगा, आइए नितिन नवीन की इस टीम का अध्ययन करते हैं और इसके राजनीतिक निहितार्थ को तलाशते हैं। कुछ बयान। 2 उपाध्यक्ष, 2 महामंत्री, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं को देकर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के उत्साह को बढ़ाने का काम राष्ट्रीय नेतृत्व ने किया है। विनोद तावड़े जी जैसे अनुभवी प्रभारी बनाकर भेजना 2027 की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत आसान होने वाली। उत्तर प्रदेश का भविष्य कमान उत्तर प्रदेश की मालिकों, उत्तर प्रदेश की जनता के हाथ में है। 10 साल बहुत ठगे गए, 10 साल में बहुत पीछे गए और पेपर चोर, चढ़ावा चोर, खाद चोर के हाथ में सरकार नहीं देनी है। और जो रास्ता अखिलेश यादव जी ने, समाजवादी पार्टी ने दिखाया था विकास का, ग्रोथ का, हाईवे का, आईटी-सीटी का, उस रास्ते पे चलकर उत्तर प्रदेश अपने प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। कितनी भी कवायद कर ले तो 8 के बजाय 18 बना दे उत्तर प्रदेश से, फिर भी उत्तर प्रदेश इनका सफाया तय है, निश्चित है। और ये सुधार अपने में कर नहीं पाएंगे चाहे किसी को कमान दे दे। 2027 में कितनी भी कवायद कर लें, सर के बल खड़े हो जाएं, लेकिन उत्तर प्रदेश से इनका सफाया निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दिनेश प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं। डॉक्टर राजपाल कश्यप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, डॉक्टर उमाशंकर पांडे कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, अशोक सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं, और ब्रजेश शुक्ला जी उत्तर प्रदेश के जाने माने पॉलिटिकल मामलों के एक्सपर्ट जर्नलिस्ट, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड। तो आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। तो सीधे मुद्दे पे आते हैं दिनेश जी, और पहला सवाल आपसे है कि आप मुझे ये ना बताइए कि किसको क्या पद दिया या किस जाति को पद दिया, मुझे तो केवल ये बताइए और मेरे दर्शकों को कि ये जो वोट आपसे चला गया था 24 में, इस टीम में कौन ऐसा है जो उस वोट को वापस लाएगा? ब्रजेश भाई, हमारे लिए राजनीति जो है ना, वो सत्ता का सिर्फ साधन नहीं है, राष्ट्र सेवा और समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का एक माध्यम है। जो लोग चुनाव हारने के बाद भी छुट्टियां मनाने विदेश निकल जाते हैं और यक्स और प्रेस पर सिर्फ आकर अपनी बात करते हैं जी, उन्हें 24/7 365 दिन काम करने वाले और जनता के बीच में रहने वाला संगठन उनको सिर्फ और सिर्फ चुनावी मशीन ही नजर आता है। आपका जो प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी संगठन एक परिवार है, हमारा संगठन ही हमारा परिवार है। और जिस परिवार के मुखिया आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हों, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के चाणक्य माननीय अमित शाह जी हों, और जिसमें युवा ऊर्जा के संवाहक माननीय नितिन नवीन जी सबसे कम उम्र के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हों। और ब्रजेश भाई, आप भी इसको ईमानदारी से विश्लेषण कीजिएगा,
कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जो अपने पन्ना प्रमुख से लेकर, पन्ना प्रमुख की इकाई से लेकर, चाहे वो मंडल का संगठन हो, चाहे वो जिले का संगठन हो, चाहे वो क्षेत्र का संगठन हो, चाहे वो प्रदेश का संगठन हो, और चाहे वो राष्ट्रीय टीम हो, उसको बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी करती है। और ब्रजेश भाई, ये भी आप स्वीकार करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जो अपने नियमित कार्यक्रमों और अभियानों के माध्यम से जनता के बीच में रहती है, उनके सुख दुख का आकलन करती है और उसके आधार पर योजनाएं बनाकर उनका क्रियान्वयन करती है। और आप कह रहे हैं कि कैसे वोट को बढ़ा पाएंगे, जो मूल आपका सवाल है। मेरा ये सवाल है कि जो आपको छोड़कर चले गए हैं, उनकी कोई चिंता है कि उनको वापस कैसे लाओगे? ब्रजेश कोई तो कारण होगा कि ये लोग आपको छोड़कर गए। ब्रजेश भाई, आप मतदाताओं की बात कर रहे हैं। अगर आपसे देखिए, जब से 14 से लेकर केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से लेकर, या 17 में हमारी सरकार यहाँ योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बनी है, सिर्फ एक जिसकी चर्चा आप बार बार करते हैं, 22 जिसका भी आप अपने कवर स्टोरी में आप बता भी रहे थे, उसी की चिंता आपको है कि हमसे जो बिछुड़ गए हैं उनको हम कैसे लाएं। यही तो बात है, उनको कैसे मनाएंगे और टीम कैसे मनाएगी, यही मूल बात है। यही मूल बात है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है ब्रजेश भाई जो चिंता भी करती है और चिंतन भी करती है और परिमार्जन करके हम आगे भी बढ़ते हैं। इनमें से कौन ऐसा है जो वापस लाएगा? इसमें कौन सा ऐसा चेहरा नहीं है, इसमें से तमाम ऐसे ब्रजेश भाई चेहरे हैं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ काम किया हूं, उनकी टीम में मैं रहा हूं। इसमें तमाम ऐसे पदाधिकारी हैं जिनके साथ मुझे डायरेक्ट काम करने का अवसर मिला। मैं सबकी क्षमताओं को मुझे बताओ ना कि कुर्मी कैसे लौटेगा, पासी कैसे लौटेगा, कुशवाहा कैसे लौटेगा? ये कहां है आज भी ये भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं जो चिंता आपने व्यक्त की थी। देखिए, एक बार आप भ्रम फैला सकते हो समाज में, एक बार काट की हांडी आप ब्रजेश भाई एक बार चला सकते हो, लेकिन बार बार आप नहीं कर सकते। उसके बाद 50% वोट शेयर था। मैं इसीलिए कहा कि आप ये सिर्फ ये कह के बात को बढ़ नहीं सकते कि उनकी लहर थी या भ्रम फैला लिया। 50% ब्रजेश भाई, उसके बाद चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में। अरे कहां आप चले गए? उसके बाद भी वो चुनाव ना उत्तर प्रदेश में, उसकी भी तो चर्चा। बाई इलेक्शन को मानते हैं भाई, वो चुनाव नहीं है भाई, उत्तर प्रदेश में वो भी चुनाव हुआ ना। अगर वो चले गए तो बांकीपुर भी है। हम नहीं, उसका भी विश्लेषण होना चाहिए। मैं कहां मना किया हूं, मैं कहां मना कर रहा हूं? मैंने एक बार भी मना किया? तो उत्तर प्रदेश में हम चर्चा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में फिर आपको चर्चा करनी चाहिए कि अगर वो चले गए तो आए कैसे। इसका मतलब यह है कि जो एनडीए अलायंस ने एक भ्रम की राजनीति फैलाई थी, लोगों के अंदर से वो भ्रम दूर हुआ और फिर हमारे साथ आए। ये तो आपको भरोसा है कि ये टीम वापस ले आएगी? है, मेरे पास वो टीम है। और निश्चित तौर पर आप जिनकी बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में जो संगठन बना उस पर आप चर्चा कर लीजिए। और जो प्रभारी बनकर आए हैं, माननीय विनोद तावड़े जी, बाकी हमको पार्टियों को नहीं, एक तो कांग्रेस के आ गए हैं, बाकी सपा के यहाँ तो ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं। कुछ राज्यों में कर देते हैं, उत्तर प्रदेश में करते नहीं, क्योंकि परिवार यही है, परिवार ही पार्टी है, परिवार ही प्रभारी है। तो यहाँ उत्तर प्रदेश, ये देखिए विनोद तावड़े जी को आप ले लीजिए, एक एक नाम पर चर्चा कीजिए ना। जो आदमी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छोटी इकाई से अपना काम शुरू किया, जो व्यक्ति युवा मोर्चा में काम किया हो, जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के मुंबई का अध्यक्ष रहा हो, जो व्यक्ति वहां एमएलसी रहा हो, और जिन ये कुर्मी, कुशवाहा और पासी ये लौटेंगे कैसे, ये बताओ ब्रजेश भाई। भारतीय जनता पार्टी इनको जाति के आधार पर, तावड़े जी कैसे लाएंगे? हम आकलन ये नहीं करती है कि क्या है, हम तो समग्रता से चिंतन करते हैं कि सब हमारे साथ कैसे आए जी। हम जाति के खांचे में मतदाताओं को नहीं देखते हैं। हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ राजनीति करते हैं। इसीलिए सारे लोग हमारे साथ थे, 17 के भी चुनाव में थे, 22 के भी चुनाव में थे। और आपको आश्वस्त करके आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को जा रहा हूं कि 27 के चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे। देखते हैं। थैंक यू सर। डॉक्टर राजपाल कश्यप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। भाई कश्यप जी, पीडीए की छाया बीजेपी की लिस्ट में दिख रही है, क्या चल रहा है पीडीए? और जो 3 आप आ गए हो, बड़े आप खुश मिजाज हो और आपको लग रहा है कि ये 3 तो आपके हैं, पर 24 में पाए हो, 27 में इनकी गारंटी नहीं है। देखिए, और ये जातियां क्यों रुके हैं आपके पास? देखिए ब्रजेश जी, अब जातियां नहीं, पूरा जनसमूह आ रहा है। और ये तो जिस तरीके से विनोद तावड़े जी के हाथ में कमान दी गई है, लेकिन
परिवर्तन करने की कमान जनता के हाथों में है। और दूसरी बात, भाजपा द्वारा जो रिजेक्टेड लोग हैं उनको टीम में सिलेक्ट किया गया है। और आपने देखा होगा, जैसे मुझे उदाहरण के साथ बात करें। उदाहरण के बाद आप बताइए। हरीश Who is द्विवेदी, rejected? नहीं, हरीश द्विवेदी जी वो जनता से रिजेक्ट कर दिया। अमरपाल मौर्य जी को 22 में जनता ने रिजेक्ट कर दिया। स्मृति ईरानी को जनता ने रिजेक्ट कर दिया। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो इनके बने हैं अभी नितिन नवीन जी, जो हनुमान जी को नचाने का काम कर रहे थे, वो उनको वहाँ बिहार में जो उनकी पैतृक सीट है, सबसे मजबूत सीट है, बीजेपी की सत्ता है, सेंट्रल में सत्ता है, स्टेट में सत्ता है, और जनता ने पराजित करने का काम किया है। ये तो ये इनकी टीम है। और पिछड़े और दलितों पर जो आप हक जमाते हो ना, बीजेपी ने इस लिस्ट में करारी चुनौती पेश की है। ऐसा नहीं कि एक बार चुनाव हार गया तो आप उसको मानते हो कि रिजेक्टेड। एक बार नहीं, आप देखिएगा 22 में हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है, और जिस 22 में ये कहते थे कि कोई हमें घटा नहीं सकता, 22 में माननीय अखिलेश यादव जी ने और समाजवादी पार्टी ने इनको घटा के भी दिखा दिया, और 24 में इनको हरा के भी दिखा दिया, और 27 में, अभी तो ये 24 में बैसाखी पे आए हैं सेंट्रल की गवर्नमेंट, और 27 में आप मुझे कुछ ओवर कॉन्फिडेंट लग रहे हो। आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं। देखिए, आप देखिए तो आप 22 के मुकाबले 24 में मैं 4% अपना वोट शेयर बढ़ा पाए थे। 32 था आपके पास 22 में, और 36.5 था आपके पास पार्लियामेंट में जी। 36% में यूपी में गवर्नमेंट नहीं बनती जी। अभी आप देखना, वो अब इतना बढ़ चुका है, इनके रोके नहीं रुकने वाला सिर्फ है। आप ही बढ़ रहे हो। नहीं, नहीं, बीजेपी क्या सबक नहीं ली होगी? नहीं, बहुत कैलकुलेटिव पार्टी है, आपको अंदाजा नहीं। बीजेपी नहीं, जनता ने सबक लिया है कि जब चंदा चोरी भगवान राम को नहीं छोड़ रहे हैं, हनुमान जी को नचा रहे हैं, और चंदा चोरों पे कोई कठोर कार्रवाई भी नहीं की, और इतना बृहद जो भगवान राम का एजेंडा था जिस पे, और इसीलिए भगवान राम ने भी जान लिया इनसे बड़ा पापी कोई नहीं है। एक और सवाल इस राउंड। अरे नहीं जी, आप बोलें जी ब्रजेश जी। दूसरी बात, ये पाप का घड़ा भर चुका है। अब जनता इनके उसमें नहीं देख रहे। नौजवान 24 के बाद नौजवान, अब तो बच्चे तक खड़े हैं। अच्छा, एक बात बताओ, ये 24 के बाद कौन सी नई जाति जुड़ी है आपसे? हमारे से। अब आपने बताओ, एविडेंस बेस्ड बात करो। नहीं, आप देखिए, अभी आपने देखा होगा कितना बड़ा लोधियों का सम्मेलन हुआ। अभी कितने ब्राह्मणों लोधी आपके परंपरागत वोटर नहीं है सर। नहीं, परंपरागत नहीं तो आए ना, आप गलत दरवाजा खटखटा रहे हो। नहीं, दरवाजा नहीं, वो खुद आ रहे हैं सब लोग। वो जान रहे हैं कि हमारी रक्षा, सुरक्षा और सम्मान कहाँ है। और निषाद, कश्यप, बिंद, मल्ला, प्रजापति, नाई, विश्वकर्मा, लोधी, निषाद तो सब मछुआ समाज उनके साथ है। किसके साथ? संजय के साथ। संजय के साथ होता तो वो चुनाव क्यों हार जाते? उनका बेटा चुनाव हारा है, लोकसभा का हारा है, और वहां पे हमारा ही निषाद जीता है, लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद। आप देखिए ना, निषाद ही जीता है, लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद जीते हैं, और डॉक्टर संजय निषाद का बेटा हारा है। और देखिए, सब जातियां पीडीए के साथ में है, और जो भी पीड़ित दुखी है आप देख लेना। सर, मैं आज अपर कास्ट की कोई बात नहीं करूं, मैं केवल आज। दूसरी बात, थैंक यू सर। आप गृह मंत्री भी जानते उत्तर प्रदेश में हारने जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने कमान नहीं ली, अमित शाह जी ने। बहुत शुक्रिया। अरे अभी आएंगे, तावड़े जी का आने का मतलब अमित शाह आ रहे हैं। आप सर उसी तो कह रहा हूं कि आप अभी लहर पे सवार हो, थोड़ा रियलिस्टिक। अरे सर, आप जानिए, उनका मास्टर प्लेयर उत्तर प्रदेश में सब बाहरी आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बाहरी, और मैं कह सारे रहा हूं लोग कि बाहरी आप आ रहे हैं। शारीरिक, अब मानसिक को यहाँ साइकिल स्टैंड सर, तक सुन का लो। ठेका कोई नहीं ले सकता उत्तर प्रदेश में, सब बाहरी है। सर सुन तो लो, शारीरिक, मानसिक और राजनीतिक रूप से तैयार रहो कि आपको अमित शाह का मुकाबला करना है। बहुत शुक्रिया। जनता तैयार है सर। अशोक सिन्हा जी मेरे साथ मौजूद हैं। अशोक जी, क्या बीजेपी के इस लिस्ट में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी कोई इनपुट है, और संघ क्या विचार करता है कि बीजेपी ने जो 24 में गलती की उससे कोई सीख ली या नहीं ली? देखिए, इनपुट तो एक ही होता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना संगठन मंत्री संघ से मांगते हैं और उनको भेजा जाता है, तो एक संगठन मंत्री हमारा उसमें होता है। और प्रतिनियुक्ति पे आप कह लीजिए, प्रतिनियुक्ति पे कह लीजिए। हम तो सबके लिए कहते हैं, कांग्रेस भी मांगे, सपा भी मांगे, तो हम सबको देने को तैयार हैं, क्योंकि भाई हम तो सबको अपना चरित्र निर्माण किया हुआ संघ सेवक देने को तैयार है। इनके भेज दोगे? मगर ये हाँ,
देखिए सर रुक जाओ सर प्लीज, नो सर, पहला कांग्रेस राउंड। देखिए बिजली घर में बिजली बनती है, मान लीजिए ओबरा में बनी, तो वो कहाँ जिसको चाहिए वो ले ले, लाइन बिछाया होता है, बल्ब जला ले। हमारे आदमी आप जहाँ बिजली जाते हैं बनाते वो हो? बिल्कुल टेस्टेड होते हैं और निश्चित रूप से वो अच्छा काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं। पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं, सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे पर ये है, लिस्ट बढ़ते मुझे जाना। थोड़ा समझ में नहीं आई, आपको आई? नहीं, ये लिस्ट चुनाव के दृष्टि से तो बहुत अच्छी बनी है, अच्छी है। क्योंकि जो सामने दुश्मन जो हो, जिससे लड़ना हो, उसकी रणनीति क्या है, दुश्मन उसकी रणनीति को उसी के पीछे विपक्ष हो सकता है, दुश्मन तो कोई नहीं होता, देश है। भाई देखिए, लड़ाई तो दुश्मन की तरह होती है ना। जब एक अपोनेंट होगा, एक इधर होगा, तो लड़ाई तो पूरे हर तरह से होती है। अभी ये चोर चोर कह रहे थे कि भाई सब चोर चोर, भाई चौकीदार चोर भी कहा कि लोगों ने देख लिया। जनता पे कोई असर इस पड़ा? लिस्ट पे आओ, इस लिस्ट में क्या है ऐसा, आपको क्या क्यों लगता है कि ये लिस्ट बहुत अच्छी है? देखिए, मैंने कहा ना कि सब समाज को लिए साथ में आगे बढ़ते जाना, समीकरण जो था और जो होना चाहिए वो बहुत अच्छा बना है और लिस्ट बहुत अच्छी है। निश्चित रूप से इससे संगठनात्मक मजबूती आई है और उस मजबूती के कारण से जो तालमेल सरकार और संगठन के बीच में होना चाहिए वो बहुत बढ़िया होगा, बहुत शानदार होगा। मगर देखिए, अंतिम चाबी होती है जनता के पास। नहीं, ये चिंता नहीं है कि सब बीजेपी का प्लस का एनडीए का 7% वोट गिरा, 7.5% पार्लियामेंट में, और इंडिया अलायंस वालों के यानी सपा कांग्रेस का 4.5% वोट शेयर चढ़ा, तभी तो जीते वो लोग इतनी सीट। इसकी कोई भरपाई कर पाएंगे ये लोग? एक तो घटत रोकना है, दूसरा बढ़ना भी है, जनता दोहरा ही काम है। जनता ही भरपाई करेगी। 2017 में जनता ने भाजपा को चुना और जो लोग चोर चोर कह रहे हैं उनको हराया। अब 17 के बाद 5 साल बीता, पुनः जनता ने नवीनीकरण किया भाजपा का। कुछ देखा होगा ना, अपना हित देखा होगा। समाज अपना हित देखता है, जातियों से किसी का भला हुआ है? किसी भी जाति को भला हो गया है? भाई अगर पर चुनाव तो सर उसी जाति पे की लड़ा है। राजनीति अब आउट ऑफ रियलिस्टिक बात डेटेड हो करें गई। हम लोग रियलिस्टिक रहे सर, अंत में जाति पे चुनाव होता है। देखिए, मैं अपने अनुभव मैंने से कह कहा कि सकता हूं। रणनीति बनानी पड़ती है, सामने वाला किस हथियार को वो इस्तेमाल तो वो कर लिए रहा है। बैठा है। तो वो तो पीडीए लिए बैठा है। क्या पीडीए भाई, मैं पिछड़ा थोड़ा दलित, व्याख्या करो, व्हाट इज पीडीए? नहीं पीडीए मतलब कुछ जातियों को जोड़ करके ये चाहते हैं कि हम चुनाव जीत लें। पी मतलब पिछड़ा। अब ये बहुत से अभी करते हैं, पीडी भी करते हैं, पीटी भी करते हैं, बहुत सी चीजें करते अरे हैं। ये आजकल सब तो सब सिन्हा जी सारी परिभाषाएं पंडित भी जोड़ लिए हैं। सब कर वही पीटी को पीडी कर दिया उन्होंने। शार्ट में पीटी लिखा जाता है ना, तो पीडी कर दिया इन्होंने। तो देखिए, समाज समझता है सब। हमारे जाति का कोई व्यक्ति खड़ा हो जाएगा तो ऐसा नहीं है कि वो हमको माला माल कर देगा, हमको सारी सुविधाएं दे देगा। अरे भाई, सभी समाज को लिए साथ में आगे बढ़, सबको लेके आगे बढ़ना है। वही व्यक्ति जीतेगा समाज की नजर में जो सबको साथ लेके चलने की मुझे ये बात बताइए करेगा। कि वो पर्पस बीजेपी हल कर पा रही है पॉलिटिकली, जो 24 का डेंट था उसको ये लिस्ट से डेंट को कम किया कर पाएगी? ये सरकार की लोकप्रियता बताती है जनता में कि सरकार के बारे में जनता का क्या परसेप्शन है। नाराजगी थोड़ी बहुत हो सकती है, परंतु वो किसी को चुनने वाले नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि इसी समाज, इसी दल से हमें जो कुछ मिल सकता है मिलेगा, बाकी सबको उसने नकारा अब है। आप इस तरह की सोच रख के कह रहे हो कि मैं प्रतिनियुक्ति पे दूसरी पार्टी भी दूंगा। आप एक तो पार्टी मांगे की ना। बात कर रहे हो हम तो और पहले लेकिन मांगे। कह रहे हो कि इनके अलावा कोई तो नहीं सबको जीतेगा। देने को तैयार तो हैं। बताओ फिर ये बेचारे कैसे आपका आदमी लें? सबको अगर ये सोच भी रहे होंगे तो आपके इस बयान के बाद हट नहीं, जाएंगे। हमारा आदमी जाएगा तो जातिवाद की बात नहीं करेगा, वो सब सर्व समाज की बात करेगा, सबका विकास, सबका ये जो नारा है मैं बीजेपी तो का, वही कहता सही हूँ है। एक्सपेरिमेंट के लिए आपके लोगों को लिया जाना चाहिए। शुक्रिया आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। डॉक्टर उमा शंकर पांडे कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। तो बताइए उमा शंकर जी, बीजेपी की ये लिस्ट आ गई है, जब से आई है आपके खेमे में बड़ा सन्नाटा छाया हुआ है। ऐसा क्या इस लिस्ट में है जिसने आप लोगों की बोलती बंद कर दी है? ब्रजेश जी, जनता ने भाजपा की बोली बंद कर दी है। सांस थोड़ी बहुत बाकी है, 27 में वो भी चली जाएगी। यहीं से शुरू करता हूँ सिन्हा जी, जहाँ से कह रहे थे कि ये तो सबको देने को तैयार है। हाँ बिल्कुल, इन्होंने अंग्रेज़ों को भी दिया था, तभी देश को आज़ादी थोड़ा लेट मिली। अगर ये अंग्रेज़ों के यहाँ भी डिप्टेशन पे ना भेजे होते तो आज़ादी थोड़ा पहले मिल जाती। खैर, मैं भाजपा की लिस्ट देख रहा था ब्रजेश जी। जो उत्तर प्रदेश की मेजर जातियां हैं
उसमें भाजपा ने कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया, जैसे और दिया भी तो बस दिखावे भर के। एविडेंस बेस्ड बात। एविडेंस बेस्ड बात करूंगा। उपाध्यक्ष बनाया इन्होंने अलीगढ़ विश्वविद्यालय से तारिक मंसूर को, और मुस्लिमों के खिलाफ आग उगलते रहते हैं। बासित अली भूल गए हो? हाँ, बासित अली को तो चलिए अल्पसंख्यक मोर्चे तो ये का, मुसलमानों के प्रति बीजेपी की मोहब्बत का सबूत है। ये नहीं वही ना, नफरत फैलाएंगे लेकिन ट्रिपल तलाक की भी बात करनी है, नफरत फैलाएंगे लेकिन उपाध्यक्ष भी बनाना है, ब्राह्मण को महामंत्री बनाएंगे, एक ब्राह्मण को, एक दलित को मंत्री बनाएंगे, केवल मंत्री। किनारे इनकी निगाह में आज भी दलित बस मंत्री लायक है, ब्राह्मण केवल महामंत्री लायक है, मुस्लिम इनके लिए उपाध्यक्ष लायक है। खैर, ठोस तथ्य नहीं दे पा रहे हो आप। और आइए ना, दिखा तो रहा हूं। ठोस तथ्य दो। राजपूत 0, एक भी राजपूत नहीं है इनकी लिस्ट में उत्तर प्रदेश से। एक बनिया थे। आप कब से राजपूतों को सुन तो पैरों का- लीजिए, आप ऐसा तथ्य मजाक दे रहा मत करो हूं, प्लीज। आप तथ्य दे रहा हूं तो आप हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं। बनिया एक था गोरखपुर से, योगी जी की दोस्ती के भेंट चढ़ गए, अब एक भी बनिया नहीं है। मौर्य, लोध, निषाद, राजभर, अनुसूचित जनजाति, पासी, वाल्मीकि, गुर्जर, खटिक, तेली, तमोली, कुमार, एक भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ये लिख के लाए हो? लिस्ट देखी तभी तो कह रहा हूं, एक भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अच्छा, ऊपर से एक तो क्या तितलौ की ऊपर से नीम चढ़ी, तावड़े को ला दिए। अब तावड़े फावड़ा लेकर महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश के लोगों को निकाल रहे हैं। अभी एक कानून आया कि जितने ऑटो वाले वहां पे हैं सबको मराठी सीखना, अगर मराठी नहीं सीखेंगे तो लाइसेंस निरस्त हो जाएगा, उनकी रोजी रोटी पर ताला डाल देंगे। ये अभी चल रहा है। ऑटो ड्राइवर वहां से लाया इन्होंने तावड़े जी को कि एक तो घाव ऊपर से नमक डाल देंगे। अच्छा, दूसरा अब आते हैं उत्तर प्रदेश की जनता का क्या मामला है। देखिए, आरएसएस 1925 से थी, भारतीय जनता पार्टी के पहले जनसंघ थी 1951 में, भाजपा बनी 1980 में। इतने महान लोग हैं ये लोग, इतने ऊर्जावान तेजस्वी लोग हैं, फिर भी 1977 के पहले कांग्रेस को हिंदुस्तान से हिला नहीं पाए। जब इमरजेंसी कांग्रेस ने लागू की, देश की जनता कांग्रेस से नाराज हुई, तब ये पांडे जी बुरा न मानना, तब ये आए। सुनिए, समाजवादी पार्टी के कंधे पे बैठ के 6 सीट क्या जीत गए हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। मैं एक भी तथ्य विहीन बात नहीं कर रहा हूं। अब देखिए इनका हाल क्या होगा वो बता दूं। राम भक्त इनसे नाराज, शिव भक्त, हजारों मंदिर तोड़े गए काशी में, नाराज, मथुरा में भी यही काम किया, कृष्ण भक्त नाराज, जो देशभक्त हैं वो ऑपरेशन सिंदूर में सरेंडर के बाद नाराज, रसिया से जिस तरीके से इन्होंने तेल खरीदना बंद किया अमेरिका के दबाव में, देशभक्त नाराज। सर अकेले लड़के देख लो कौन नाराज है, आपको पता चल जाएगा। छात्र सपा के कंधे से उतर के देख लो। किसान नाराज है, व्यापारी जीएसटी और महंगाई के चक्कर में नाराज है। तो ये जो चौतरफा मार उत्तर प्रदेश के लोगों पे इन्होंने फेंका, आइए अब सबकी बात समेट के लेकर चलते हैं इनको फेंकने ब्रजेश शुक्ला जी के पास। उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने, एक बहुत ही एक्सपर्ट और वरिष्ठ पत्रकार हैं। ब्रजेश जी, आपका बहुत शुक्रिया। तो कल जब ये लिस्ट आई और आज जब तावड़े जी का नाम घोषित हुआ, इनमें आप क्या तारतम्यता देखते हो? दूसरा, जिस गैप का जिक्र मैं कर रहा था, जो 2024 में जातियों का बड़ा मूवमेंट बीजेपी के बाहर हुआ, क्या ये सूची उसको रोकने में कामयाब होगी? और क्या बीजेपी ने वाकई ठोस प्रयास किए हैं कि जो गैप रह गया है 24 में, या जो कमियां खामियां रहीं, उनको 27 में दूर किया जाए? हाँ ब्रजेश जी, ये कठिन चुनौती है बीजेपी के लिए, और इतनी कठिन चुनौती है कि उन जातियों को जो इनसे अलग हो गए थे जी, और उनको फिर से लाना, तो ये जो सूची आई है, ये तो एक संकेत के लिए है, और इससे ये उम्मीद कर लेना कि साहब बिल्कुल इसके कारण आ जाएंगे, मुझे नहीं लगता है। ये तो एक संकेत है जो इनका नेतृत्व इस ढंग से करता है, विशेष रूप से अमित शाह इस मामले में महारत उनको हासिल है कि सांकेतिक राजनीति करना। लेकिन इससे पूरी तरह सफल होंगे मैं नहीं कह सकता, लेकिन इसके 2 चरण हैं। एक ये जो ये सूची आई है, और एक वो जो आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी, असली लड़ाई वहाँ
पर उसके लिए इन्होंने रखी है, उसके लिए काम करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए ये वो करेंगे प्रत्याशी चयन कि कहाँ जो समीकरण टूट गए थे इनके, विशेष रूप से लोकसभा चुनाव में। मैं जब दौरा कर रहा था तो लोग मुझसे कहते थे कि साहब फैजाबाद से देखिए और गोरखपुर तक ज़्यादातर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो जिनसे लोग उबे हुए हैं और जाति समीकरण में फिट नहीं बैठते हैं, उबे हुए भी हैं, जाति समीकरण में फिट नहीं बैठते, और उसका परिणाम दिखा। अब देखना होगा कि जो टिकट वितरण होगा उसमें कितने ये सबल होते हैं, क्योंकि टिकट वितरण के लिए सारे जाति समीकरण जो हैं उसी के अनुसार होगा। अब ये 2 चरणों जो लड़ाई हो रही है, तो एक चरण तो ये हो गया है, इसमें पूरा प्रयास किया गया है। इन्होंने, इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कुर्मी हैं, और जहाँ तक ठाकुर के वाली बात है मुख्यमंत्री स्वयं है, तो उन दोनों को अलग रखा गया। उसमें सूची में उन लोगों को शामिल करने का प्रयास किया जो लोग अन्य पिछड़ी जातियां हैं, इनको विशेष रूप से। ब्रजेश जी, मैं 2 सवाल आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। पहला सवाल यह है कि जो जातियों का मूवमेंट हुआ, जिसका मैं प्रारंभिक उद्बोधन में जिक्र कर रहा था, कुर्मियों का, कुशवाहों का और पासियों का, इनको रोकने का कोई ठोस बंदोबस्त बीजेपी के पास है, या सांकेतिक पद बांटकर इस कम्युनिटी को रोकने की या वापस लाने की कोशिश? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, पिछले कई मीडिया हाउसेस के मैंने सर्वे देखे, वो सर्वे ये सजेस्ट करते हैं कि मोर देन 40% सिटिंग एमएलएस के टिकट काटने पड़ेंगे, वरना बीजेपी को बहुत नुकसान होगा। हाँ, अब ये मुद्दे की बात है कि जब तक टिकट नहीं काटेंगे, जाति संतुलन नहीं ठीक होगा, इसके लिए इनके पास पूरी रिपोर्ट है। ये लोकसभा चुनाव के पास इनके पास गई। आप समझ लीजिए कि आप लखनऊ का देख लीजिए, लखनऊ का जो इनका संगठन था लोकसभा चुनाव के पहले बनाया था, वो सिर्फ एक जाति। प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में भी इस बात की शिकायतें कि साहब एक कुर्मियों का बिल्कुल उपेक्षित हो गए, उनको महत्वपूर्ण पदों में नहीं रखा गया। तो ये सारी रिपोर्टें इनके पास गई हैं। यही कौशाम्बी का मामला रहा, यही अन्य क्षेत्रों का मामला रहा। तो अब ये जो है, ये सूची तो आ गई है। इस सूची से यदि सोचें कि इससे सारा कुछ बदल जाएगा, मुझे नहीं लगता बदल जाएगा। लेकिन जो टिकट वितरण होंगे, जो टिकट काटे जाएंगे, जो नए टिकट दिए जाएंगे, सारी लड़ाई उसी जगह है। जो लोग इस लड़ाई में जीत जाएंगे वही चुनाव जीत जाएंगे। क्या ये जो सूची नितिन नवीन की आई, इसमें आप ऐसा मानते हो कि उन इश्यूज को एड्रेस करने की बीजेपी ने कोशिश की? और तावड़े जी की जो भूमिका है, क्या उत्तर प्रदेश जो बहुत ही वोल्टाइल, बहुत ही हाई प्रोफाइल, ताकतवर नेताओं का जो दिल्ली तक को चुनौती देने की क्षमता रखते हैं, तावड़े जी उनको कैसे हैंडल कर पाएंगे? नहीं, तावड़े जी हैंडल कर लेंगे। तावड़े जी के विषय मैं बताऊं आपको, तावड़े तुरुप का पत्ता फेंका है बीजेपी ने यहाँ पर। अच्छा, तावड़े वो हैं जो महाराष्ट्र चुनाव में लगाए गए थे, वहां पर चुनाव जीत के आ गए। जो हरियाणा के प्रभारी थे वो भी तावड़े थे। हरियाणा जो हारी बाजी थी, कोई आप कहते थे कि मतगणना तक कि हरियाणा जीत जाएंगे, कोई नहीं कहता था। सर 11 चैनलों में 10 कह रहे थे कांग्रेस की लगाए सरकार। गए, बिहार जीत 11 में 10। हाँ, सारे लोग, सारे सर्वे आ गए थे, सब कुछ आ गए थे। देखिए सवाल अब चुनाव जो है सिर्फ इसी से नहीं लड़ाया जाता। आधी लड़ाई तो रणनीति की होती है, एक एक वोटर निकालने की होती है, उन मुद्दों की होती है जो समाज के बीच में वो। बहुत शुक्रिया सर, कृपया हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड नेशनल हेड हमें इस डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत। तो बताइए कि ये जो नितिन नवीन की नई सूची आई है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 8 नेताओं को स्थान दिया गया है, इसका क्या राजनीतिक संदेश बीजेपी ने दिया है? देखिए, अपना घर सजाने का अधिकार सबको है। बीजेपी ने भी सजावट की है। बात जनाधार की है कि कौन कितना दिग्गज नेता है, किसके पास कितनी पब्लिक है। जब मोदी और अमित शाह और योगी जैसे चेहरे हैं बीजेपी के पास, तो संगठन में जाति के आधार पर आप लोगों को बैठाते रहिए। संगठन में वो ताकत नहीं है कि वो जनता का रुख मोड़ सके।
वोट बदल सके। वो जगह जगह छापा मार के बैठ तो सकते हैं, लेकिन वोट तो मोदी और योगी के नाम पर ही मिलेगा। आज जनाधार की अगर हम बात करें तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार प्रदेश से आए। वो कोई करिश्माई नेता नहीं रहे, अचानक से उनका आगमन हुआ। यूपी से 8 लोग बनाए गए हैं और जो बनाए गए हैं उसमें 3 तो चुनाव हारे हैं बड़े बड़े पदों पर जो हैं। रेखा वर्मा चुनाव हार गई, उपाध्यक्ष हैं। हरीश द्विवेदी हार गए, महामंत्री हैं। स्मृति ईरानी भी हार गई, वो भी महामंत्री बनी है। खाली एक भोला सिंह अगर छोड़ दीजिए तो पब्लिक का लीडर से कौन गया है। और अल्पसंख्यक मोर्चा में भी एक राज्यसभा में बने हैं, वो अल्पसंख्यक वाले में और एक पिछड़ा वर्ग वाले में। तो बात यह है कि आप प्रतिनिधित्व तो दे रहे हैं जी, लेकिन जनाधार किसके पास कितना है ये नहीं बता रहे हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी हटाए गए, राधा मोहन दास हटाए गए। ये एक प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए, इसमें कोई समस्या नहीं है। अरे डॉक्टर साहब क्यों हटा दिए गए वीरेन जी? जी, डॉक्टर साहब क्यों हटा दिए गए? अब डॉक्टर साहब मुख्यमंत्री के जिले से आते हैं, महामंत्री थे, मुख्यमंत्री उसी जिले से, बगल के जिले से प्रदेश अध्यक्ष। हो सकता है कि डॉक्टर साहब का प्रमोशन होने वाला हो, अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। ये तो आप नई बुजुर्ग स्टोरी मंत्री ये बताओ कि हटाया क्यों गया? मुख्यमंत्री के जिले के तो वो पहले भी थे और मुख्यमंत्री तब भी थे, वो योगी जी तब भी बनाया गया था। अब हटाया क्यों गया, ये कहानी? देखिए, अब उनको केंद्रीय मंत्री हो सकता है बनाया जाए, इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है। और वो अच्छे जानकार हैं संसदीय मामलों के। गुटबाजी और मतभेद भाजपा में वही रोग है जो कांग्रेस के पास था। तो ऐसा नहीं कि भाजपा अछूती है, और बीजेपी में बहुत कांग्रेस के लोग भी आए हैं। वोट कौन कितना दिला पाएगा, इस पर फोकस होना चाहिए। देखिए, अमित मालवीय चला गया पूरा मीडिया सेल, और मीडिया प्रभारी संजीव मयूख भी चले गए। ये सब जैन जी ने बीजेपी को बदलाव पे मजबूर किया है। आज ये कह रहे हैं कि हमारे पदाधिकारी 49 साल से नीचे के हैं, नौजवान लोग हैं ज़्यादातर। और यही पार्टी थी, इसने कहा कि कांग्रेस बूढ़ी हो गई है, हम जवान हैं। अब ये जवान तलाश रहे हैं, ये भी रोज। आप इस तस्वीर को देखिए जो बीजेपी ने पेश की है, और उसने ये तस्वीर अपनी तैयारी के तौर पर पेश की है देश में, उत्तर प्रदेश में चुनाव के हिसाब से। लेकिन अभी वो तस्वीर का एक और पार्ट आना बाकी है, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल से बूढ़े मंत्री हटाए जाएंगे और नए मंत्री अभी वहां जाएंगे। उसमें भी उत्तर प्रदेश से बहुत सारे लोग अभी आने वाले हैं जी। बीजेपी को कोई भ्रम नहीं है, जैन जी उससे नाराज हुआ, लेकिन वो कोशिश कर रही, मैनेज कर लेंगे। वो बंगाल और बिहार जब से जीती है उसका मनोबल बढ़ा है, लेकिन बांकीपुर में और दतिया में जब हारे हैं तो थोड़ा सा इनका माथा ठनका है कि लग रहा है कि कहीं कुछ सुलग रही है आग। इस पे पानी डालने के लिए अभी कोशिशें चल रही हैं। और उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा खतरा इसी बात से है क्योंकि पहला चुनाव यही है। चाहे बंगाल करे चाहे दिल्ली करे, जो भी होगा, चाहे बिहार में होगा, उसका असर उत्तर प्रदेश पे आएगा सबसे पहले जी। तो आज 10 साल की सत्ता हो गई उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के तौर पर लोकप्रिय हैं, पूरे देश में, बीजेपी में भी बहुत लोकप्रिय हैं। लेकिन चुनाव तो परीक्षा है, हर चुनाव। और खाली ये टीम नहीं जिताएगी उनको जो ये बनी है, पूरे देश से बीजेपी लगाएगी जिताने के लिए। मुकाबला कड़ा है क्योंकि आपके साथ एंटी इनकम्बेंसी है और दूसरा यूथ की नाराजगी आपके सामने आई है। इसको पाटने के लिए, रोकने के लिए अभी बहुत सारी चीज़ें चुनाव में आएंगी। इस सिलेंडर नगद दे देना
और तमाम योजना हिंदू मुस्लिम हो जाना, अब ये कितना करिश्मा कर पाएगा ये आगे पता चलेगा। जी वीरेंद्र जी कंक्लूड करें। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान पहले चुनाव प्रभारी बन के आते थे बीजेपी के, उसके पहले अमित शाह जी भी प्रभारी रहे इस देश में। ओम माथुर भी थे कुछ टाइम। ओम माथुर भी रहे। बीजेपी में पांडा जी भी थे। पांडा समस्या एक इस बात की है कि पद पाने के बाद भी आप अपने आप को बड़ा महसूस नहीं कर सकते। इतने देवता हैं कि पैर छूते छूते कमर झुक जाती है इनके और ये सब दिन भर बस जी भाई साहब करते रहते हैं। बड़ा कठिन है बीजेपी में सरवाइव करना, आसान नहीं है जी। तो 4 लाइन आज सुनिएगा कि हमारे देश में नेता कोई भी हो, लेकिन जो जनता का सेवक है और उस सेवक के लिए लाइनें हैं कि हमारी रहनुमाओं में भला इतना गुमा कैसे, हमारे जागने से नींद में उनकी खलल कैसे, इस नदी की धार में ठंडी हवा तो आती है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, और हर कोई यहाँ किसी न किसी पार्टी के विचारों का गुलाम है। इसलिए भारत का ये हाल है, किसान बेहाल है और नेता माला माल है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, इस परिचर्चा का दूसरा चरण और बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता दिनेश प्रताप जी मेरे साथ मौजूद हैं। दिनेश जी, तो इस राउंड का आपसे सवाल ये है कि जो गैप हुआ उसकी आप पूर्ति कैसे करेंगे, और जो शुक्ला जी ने अपने ऑब्जर्वेशन दिए ये बेहद महत्वपूर्ण है, और उन्होंने एग्जाम्पल के साथ कहा, एविडेंस के साथ, कि पार्लियामेंट में आपने अपने सारे सांसदों को टिकट दिया, नतीजा क्या हुआ कि एंटी इनकम्बेंसी थी, सांसदों पर नाराजगी थी, उसका खामियाजा आपने भुगता। अब इस बार के सर्वे कह रहे हैं 35 से 40% टिकट काटो, तो इस सिर्फ इन संगठन के नेताओं पर ठीकरा फोड़ के बीजेपी क्यों बढ़ेगी? आप अपने विधायकों को भी तो टिकट काटने पड़ेंगे, उसके लिए क्या आप तैयार हैं? ब्रजेश भाई, आपके इस सवाल का मैं जवाब जरूर दूंगा, लेकिन हमारे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के मित्र हमारे पहले उन्होंने कुछ कहा। इस राष्ट्रीय टीम में जब 2 अल्पसंख्यक समुदाय से 2 लोग गए तो कांग्रेस पार्टी का दर्द और समाजवादी पार्टी का दर्द वहीं से शुरू हुआ। इनको लगता था कि हमारी ठेकेदारी है, और आज मौलाना साहबुद्दीन बरेलवी का बयान सुनने के बाद शायद रात को इनको नींद नहीं आएगी। और दूसरी चीज़, हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि अंग्रेज़ों की, जिस पार्टी की स्थापना ही अंग्रेज़ों ने की है वो हमको बैठ के ज्ञान दे रहे हैं। और ये दोनों लोग, ब्रजेश भाई आपने भी कहा, अगर कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी की बैसाखी पर ना जाए तो अपनी परंपरागत सीट जो है अमेठी और रायबरेली जिंदगी में न जीते, कंधे से उतर जाए। नहीं हिम्मत है तो एक बार लड़के देख लें, बाकी जगह गठबंधन करें। अब आइए, इनका जो गठबंधन है ब्रजेश भाई ना, ये तो खींच दिख रही है आपकी। नहीं, हमारी खींच नहीं, हम नहीं खींच, कोई हमारी कौन सी खींच होगी? हमने हराया उसके बाद भी गजब बात कर रहे हैं, जिसकी भाई चर्चा कर रहे हैं, जो टीम में आई हैं महामंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी ने हराया वो सीट। गजब आप ये क्यों कह रहे हो कि ये इनके साथ ना लड़े? मैं बता रहा हूं ये पार्ट 1 आपने देख लिया था ना, इनका पार्ट 1 देखा था इनने मोहब्बत की दुकान का। 17 में। हाँ, अब ये पार्ट 2 लेकर आने वाले हैं, और उसमें इनके हलवाई आजम खां होंगे जो बनाएंगे और इनके अमरमणि त्रिपाठी कैश काउंटर पर बैठेंगे। अमरमणि? हाँ जी जी, अब देखते रहिए, अभी देखिए। और ये तेल और पानी है, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी तेल और पानी है। कोई साम्यता, एक साम्यता बता दीजिए दोनों पार्टियों में। 24 का नतीजा तो कुछ और कहता ये है। लोग जहां गए ब्रजेश भाई, दिल्ली में गए बेड़ा गर्क कराए, महाराष्ट्र में गए बेड़ा गर्क कराए, बिहार में गए बेड़ा गर्क कराए, बंगाल में गए बेड़ा गर्क कराए। अब मैं आता हूं आपके मूल सवाल पे। हमको इनकी चिंता, देखिए, हम दूसरी पार्टी के आधार पर हम अपनी रणनीति कभी नहीं बनाते हैं। हम केंद्र में भी सत्ता में हैं, हम सेवा कर रहे हैं, और हम प्रदेश में भी। शुक्ला जी के ऑब्जर्वेशन पे जी, मैं उसी पे आ रहा हूं, मैं कर रहा हूं। तो हमने जो किया है, हम अपने उस सेवा और सुशासन के आधार पर हम जनता के बीच में जाएंगे, और हम जाते रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति बनाती है और उस रणनीति पर वो काम करती है।
समयानुसार शुक्ला जी ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी इसका आकलन कर रही है। हम प्रतिपल कह रहे हैं ना कि हम कहीं पीछे हो जाते हैं ब्रिजेश भाई, तो हम दोष कभी इलेक्शन कमीशन पर अगर भारतीय जनता पार्टी ने दोष लगाया तो देखो भैया, बात घुमाओ नहीं। शुक्ला जी ने ये कहा कि 40% तक वोट का टिकट काटने पड़ेंगे। अब सही सही बात बताओ। मैं कहीं घुमा ही नहीं रहा हूं, हम उसी का जवाब हम दे रहे हैं। 40% टिकट हम कटेंगे। कहीं अगर हम किसी सीट पे पीछे रह जाते हैं तो आरोप हम मशीन पर नहीं लगाते हैं, इलेक्शन कमीशन पर नहीं लगाते हैं। कल भी मैंने कहा था कि अगर धूल चेहरे पर है तो हम आईना नहीं साफ करते हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को टिकट कटेंगे नहीं सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जहां भी जिस क्षण जिस चीज की आवश्यकता पड़ेगी, जिस सुधार की आवश्यकता पड़ेगी, करेंगे। भारतीय जनता पार्टी उस सुधार और सुधार के माध्यम से आज हम 22 ठीक राज्यों है, में आपने क्लियर कर दिया कि इस बार आप बड़ी बेरहमी से टिकट काटोगे। हमने सुधार कहा, आप उसको टिकट आप काटना करें। और क्या कह आप सकते हैं? ब्रजेश भाई, आज तो आप ऐसा हर हाल भाई के आप फैला कह रहे हैं देंगे। कि एक होता है हलाल करना नहीं, हमने और एक कहा- होता है कि भाई काट दिया। देखिए, दोनों कांड तो एक ही है ना, आउटकम क्या है? दोनों के भाषा में सुधार और काटना। थैंक यू सर। शब्द जो है ब्रह्म है ब्रजेश भाई, Thank ये you. कहीं मरता नहीं है। बहुत शुक्रिया आपने सर। जो कह दिया है, ओके, राजपाल हम कश्यप उसी जी। आधार पर चलेंगे और इनकी तैयारी से सर, जरा एक बार धन्यवाद। बस 10 सेकंड सर, 10 सेकंड, अब बस सर। 10 सेकंड जरा एक बार भारतीय जनता पार्टी का काम देखिए, हम क्या क्या कर रहे हैं। एक बार इन लोगों को एक बार तो ज्ञान दे दिए, कर क्या रहे हैं। थैंक यू सर, बहुत ऐसे शुक्रिया। चुनाव लड़ेंगे, थैंक ऐसे यू सर, मुकाबला बहुत करेंगे। शुक्रिया कश्यप जी। अरे जरा अखाड़े में आइए। 22 का परिणाम और 24 के परिणाम में बहुत अंतर था। जो पीडीए आपका 24 में चला, 22 में जब वास्तविक मुकाबला विधानसभा का हुआ तो महज 32% पे आप रुक गए थे। आप लगता है भारी गलतफहमी के शिकार हैं। नहीं, देखिए, जो गलतियां हुई उनको सुधार करके 24 में पीडीए मान्नी जी ले आए और उस पीडीए से बीजेपी इतनी परेशान है, रात में नींदें नहीं आ रही। और आप देखना, अब ये पीडीए के जो दल जुड़े हैं इनसे, इनकी सीटें भी बढ़ाएंगे लेकिन वोट मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने राजभर का आरक्षण नहीं दिला पाया, डॉक्टर संजय निषाद ने निषादों का आरक्षण नहीं दिला पाया, जिसको माननीय अखिलेश यादव जी ने कश्यप, निषाद, बिंद, धीमर, मल्ला, कहार, गुड़िया, माझी, मजबार, रैकबाद, तुरहा, भर, राजभर, कुम्हार प्रजापतियों को, इन 17 जातियों को अनुसूचित जाति में परिभाषित करने का काम किया था। इतना कैसे रटते हो सर और आप लोग? बीजेपी ने खत्म करने का काम किया आरक्षण। और दलित छात्र बैठे हैं मेडिकल के, और मैं गया ये आरक्षण संविधान 24 में चला है जी। आप गलतफहमी में है कि 27 में चलेगा? नहीं, आरक्षण और संविधान इनके पास बुलडोजर है, नहीं, बुलडोजर की धज्जियां उड़ लॉ एंड जाएंगी। ऑर्डर है योगी जी का। देखिए, लाइन ऑर्डर क्या है? लोग तलवार लेके मार दे रहे हैं उनके जिले में, आप लाइन ऑर्डर की बात कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी क्या है? इनके जिले गृह जनपद में, गोरखपुर में नाव चलती है, प्रयागराज में आप देखिए नदियां बह जल रही परिवहन है सर, और जल परिवहन। नहीं, नाव चल रही। लखनऊ की राजधानी स्मार्ट सिटी, ये भ्रष्टाचार के पूरा Thank you, sir. पाप धन्यवाद, बह सर। चुका है। जी, बहुत दूसरी शुक्रिया। बात, जी। अब जातियों Conclude का, करो सर, वक्त कम है। जैसे एक नारा दिया गया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। सर, मैं दूंगा, अब लास्ट में टाइम हम दूंगा। लोग नारा ओके। दे रहे जी। हैं, पीडीए के लोगों बीजेपी छोड़ो, और छोड़ेंगे, और कोई सर पीडीए का गलत फहमी व्यक्ति न रुकने वाला रहो। नहीं है। उर्मी, पासी, कुशवाहा और निषादों को रोकने का बीजेपी ने भरपूर इंतजाम किया। अरे कुछ भी कर लिया हो, कुशवाहा भी हमारे जीते हैं, निषाद भी, आप स्मृति ईरानी हार गई, रामभुआल थैंक निषाद यू भी सर, आ बहुत गई। शुक्रिया आप सर। स्मृति ईरानी, राहुल उनसे हारी हैं। उससे उनके रामभुआल निषाद सुल्तानपुर से जीते हैं। हाँ, मेनका गांधी से। हाँ हाँ, सर। मेनका गांधी से, लेकिन निषाद हमारी तरफ है सर ना। मैं सब रख के आता हूँ दिमाग में सर, नहीं, घूम मैं भी रखा हूँ। थैंक यू सर। निषाद भी समाजवादी पार्टी के साथ, कश्यप भी, कुशवाहा सर भी, आपके निषाद कुली भी, कम्युनिटी से 2 लोधी मेंबर भी, आप भोजी भी, नाई मैं भी, है भोजी सर, भी, आइडिया है। सब लोग हैं। थैंक यू सर। अशोक सिन्हा जी, अशोक जी ये बताइए कि इस बार का चुनाव भी क्या हम इस नरेटिव को कब बदल पाएगा उत्तर प्रदेश की? घूम फिर कर बात तो जाति पर ही होती है ना। हम कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लें, एआई की बात कर लें, ये कर लें, वो कर लें, पर अंत में सबका सिस्टम क्या होता है कि इस जाति को कहाँ फिट कर दो। अब जनता जाति और परिवारवाद इन दोनों से उब गई है। उसने देखा कि प्रदेश के विकास में और देश के विकास में इन दोनों फैक्टर्स ने, जाति और परिवारवाद, सब ने नकार दिया है। और जितने चुनाव हुए हैं उसमें देखिए सब परिवारवादी पार्टियां हारी हैं। तो अब यह जनता परिवारवाद और जातिवाद से ऊपर जाकर के देश का विकास चाहती है। और वह आकांक्षा पूरी कर रहा है भारतीय जनता पार्टी। और इसने जो डेलीवर किया है, उसके आधार पर इन्हें नवीनीकरण इनका किया गया है। और फिर अभी समय भी जो चुनाव हुए हैं उसमें देखिए सब परिवारवादी पार्टियां हारी हैं। तो अब यह जनता ऊपर जाकर के देश का विकास चाहती है और वह आकांक्षा पूरी कर रहा है भारतीय जनता पार्टी। और इसने जो डिलीवर किया है उसके आधार पर इन्हें नवीनीकरण इनका किया गया है। और फिर अभी इस समय भी जो चुनाव आ रहा है 27 में,
निश्चित रूप से जनता भारतीय जनता पार्टी को विजयी करेगी, इसलिए करेगी कि अभी उससे निराश नहीं हुई है। अभी जनता इनसे पूरी उम्मीद लगाए हुए शुक्ला है। जी तो कुछ और ऑब्जर्वेशन दे रहे थे। नहीं देखिए, सब लोग अपनी अपनी दुकान खोले हुए हैं, तो वो तो अपने शुक्ला जी दुकान नहीं खोले, ये सीनियर जर्नलिस्ट। हाँ नहीं, शुक्ला जी मैं भूल गया, शुक्ला जी मित्र हैं हमारे, बड़े अच्छे और बड़े अच्छे पत्रकार हैं। शुक्ला जी के विचार से मैं सहमत हूँ, पहले जो शुरू में बोला मैं उससे सहमत हूँ कि शुक्ला जी ने जो ऑब्जर्वेशन दिया वो बिल्कुल सही दिया। और मैं फिर कह रहा हूँ कि जनता आधार, राजनीति का आधार जनता है, और उस जनता। सर आप चेहरा देख के बयान बदलते हो सर। नहीं मैं शुक्ला जी को पहचान लिया तो आपने नहीं, मैं सुन नहीं पाया था ठीक से। नहीं सर, बीच में नहीं सर, मगर जब जैसे ही बीच में नहीं सर। शुक्ला जी कहा तो मेरा तुरंत, वो तो मेरे बड़े पुराने मित्र हैं भाई, तो इसलिए मैं तुरंत उनके, और जब ये बोल रहे थे तभी मैं कह रहा था कि अरे सर इनको सबको पढ़ के तो हम लोग ओपिनियन बनाते हैं डिबेट के लिए ना। जी बहुत श्रेष्ठ पत्रकार हैं जी, इसलिए तो डिबेट में आमंत्रित करते हैं सर। तो ये निश्चित मानिए कि समाज आधारित चुनाव है ना, समाज फैसला करेगा। मैं कह रहा हूँ कि जाति पर बात नहीं होनी चाहिए, ये जो इस व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए, इस पे सभी लोग इस एक मत हों। भारत के सभी लोग हिंदू हैं, वो किसी भी पंथ मजहब संप्रदाय। बहुत शुक्रिया सर। मैं डॉक्टर उमा शंकर पांडे को आमंत्रित करता हूँ। पांडे जी आपको चुनौती है, कंधे से उतर के दिखाओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ये बात कौन कह रहा है? जो गाली खा कर भी ओम प्रकाश राजभर को अपने साथ रखने को मजबूर है, संजय निषाद को रखने को मजबूर है, आशीष पटेल को रखने को मजबूर है। ये वो लोग कह रहे हैं बैसाखी, और ये बात भी आप कंधे पे चढ़ के बोल रहे हो। वो बैसाखी क्या कमाल की बात। मतलब वो महामानव भी बैसाखी पर आ गए और यूपी में बैसाखी पर हैं और हमसे कह रहे हैं कि कंधे पर है। चलिए अच्छी एक बार सामने आके लड़ लो। अच्छा एक और सुनिए, अखाड़े की बात कर रहे थे दिनेश जी। वो जो एक अखाड़े में उतरते हैं, बार बार पटके जाते हैं, एक आध दो बार जीत जाते हैं, तो फिर कहते हैं अब आओ, अब 24 में हमने और सपा ने मिलकर इनको पटका, कह रहे हैं अब आओ इस बार। तो वो तो 27 में आए, 14 में हराया, 17 में हराया, 19 में हराया, 22 में हराया, 24 में हराया। हम और कितनी बार आपको सुनिए, हम 1952 से, ये अपने अनुभव बता रहे हो। 1952 से गिनाने लगेंगे। सरकार तो बनाई दिल्ली में, ब्रजेश जी इनको तो पटका। ब्रजेश जी भावुक हो रहे हो सर। ब्रजेश जी हम 1952 से गिनाने लगेंगे तो आपके डिबेट का टाइम ओवर हो जाएगा, कितनी बार पटका है। अच्छा दूसरी बात आ जाइए, एक और बात कह रहा हूं। 14, 17, 19, 22, 24। जब 22 का चुनाव हो रहा था, ध्यान दीजिए, तो योगी जी कहां से लड़ना चाह रहे थे? अयोध्या से। थैंक यू सर। सुनिए, नहीं सर अब 10 लास्ट बात, अच्छा 10 सेकंड में खत्म। योगी जी अयोध्या से लड़ना चाह रहे थे, हिम्मत नहीं लिए। योगी जी बड़े डरते डरते बनारस आए, 7 राउंड अजय राय जी से पीछे रहे, फिर ताला बंद, पत्रकार बाहर, और खेल हुआ, तब वो जीते। इस बार दिनेश जी भारत समाचार जैसे बड़े चैनल पे चुनौती से कह रहा हूं, योगी जी को और मोदी जी को किसी विधानसभा और लोकसभा से लड़ा दीजिए, उत्तर प्रदेश की जनता इनको। और ये बात भी कंधे पे बैठ के भाई कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश की मैं जनता आपके आत्मविश्वास को हराएगी। कहता हूं। ब्रजेश जी सर धन्यवाद सर। आज ये सर उत्तेजना बंद करिए। ये थैंक आज यू की सर। डिबेट रखिएगा। ओके, योगी जी भी ब्रजेश शुक्ला हारेंगे जी और मोदी जी भी थैंक यू सर। हारेंगे, किसी विधानसभा लोकसभा से बहुत धन्यवाद आप आपका, लड़ा बहुत के देख शुक्रिया। लीजिएगा। ब्रजेश शुक्ला जी मेरे साथ मौजूद है। ब्रजेश जी तो फाइनली ये बताइए कि जिन चुनौतियां बीजेपी के समक्ष पेश की गई थी, क्या उन चुनौतियों को एड्रेस किया गया? और क्या इस बार भी आपको लग रहा है विपक्ष कुछ ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है 24 में अपने वोट प्रतिशत और सीटें बढ़ने के कारण? देखिए एक बात समझनी चाहिए कि लोकसभा चुनाव के बाद जिन जिन राज्यों में बीजेपी हारी थी या जिन जिन राज्यों में बड़ी कड़ी टक्कर हुई थी, वहां पर उन्होंने ऐसी रणनीति बनाई जहां पर वो जीत के आए। अब पश्चिम बंगाल देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, इस तरह के, महाराष्ट्र देख लीजिए, तो आप उनको हल्के में नहीं ले सकते हैं। कारण क्या है कि एक हार उनको सचेत करती है, एक हार उनको इस बात के लिए सतर्क कर देती है कि साहब कैसे ये हुआ है, उस पर गहन अध्ययन करा। उत्तर प्रदेश में भी एक अध्ययन हुआ है। अब जो कमियां पाई गई हैं उनको एड्रेस कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, उन कमियों को दूर कर पाते हैं नहीं कर पाते। सारी लड़ाई अब ये होने जा रही है और ये आपको तब पता चलेगा जब वो मैदान में ओके, वन लास्ट क्वेश्चन सर, चैन हो और जाएगा, $1 मिलियन तब क्वेश्चन है उससे सर। पता चलेगा क्या लखनऊ और दिल्ली के बीच रिश्ते सहज सामान्य हैं? विधानसभा चुनाव तक तो बहुत सामान्य हैं मुझे लगता है, और सारी अच्छा, जो पार्लियामेंट में बदल जाता है वो हो रहा है। धन्यवाद ब्रजेश ये जी। मंत्रा बाकायदे
धन्यवाद ब्रजेश जी। आप कुछ कह रहे थे, बोलिए 20 सेकंड। हाँ मैं दूंगा आपको, आप ही पहले बोलो, 10 ले 5 लो। सेकंड। नहीं आप बोलो पहले, 10 सेकंड आपको दूंगा। 5 मांगे हो 10 दूंगा, दुगना दूंगा। हमने जो चुनौती दी उसको उमाशंकर जी कांग्रेस पार्टी स्वीकार नहीं कर पाई और स्वीकार कर भी नहीं पाएगी। वो अपनी हैसियत उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में जान रहे हैं, हम उस पर नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं। हम तो चाहते हैं कि हमारे सामने जो पहलवान आए मजबूत होगा तो अच्छे से लड़ेंगे। लेकिन स्थिति इनकी क्या है कि ब्रजेश भाई फिर ये कर क्या रहे हैं जनता के बीच में, ये तो बताइए ना कि कर क्या रहे हैं। सुबह से उठते हैं और शाम तक, चाहे माननीय राहुल गांधी Thank you, sir. आप क्या कर रहे हो? चंदा चोरी कर रहे हैं, चढ़ावा चोरी कर रहे हैं आप चंदा चोरी, समाजवादी पार्टी से कौन भाजपा का है चंदा चोरी में? कौन है भारतीय जनता पार्टी का? कौन है बताओ ना, कौन है बताओ? बोलो सर, बोलो सर। भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, पार्टी के कार्यालय बनाए गए, समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय बनाए गए। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अरे सुन लीजिए, अरे सुनिए, पांडे जी कुछ कह रहे हैं। डिबेट ओवर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, सर थैंक यू सर, सर थैंक यू सर। डिबेट ओवर हो गई सर। सर धन्यवाद, सर धन्यवाद सर, सर धन्यवाद ने जो 40% कहा है विधायक वाला, ये बहुत सही। सर धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया आपका। और बहनों भाइयों आपका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। सर बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों छोटा सा ब्रेक के उस पार आपको प्रियव्रत दीक्षित मिलेंगे जो बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में एक जज साहब है, उन्होंने 100 दिन के भीतर 22 मुजरिमों को फांसी की सजा दे दी है। कौन है ये खतरनाक जज और क्यों ऐसा हो रहा है, पूरी वीडियो रिपोर्ट।